हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं अमित बैनर्जी विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा था और ये समझा था कि एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का जानकारी रहना ज़रूरी है। तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड प्रॉपरली समझ लिया था और जैसे कि आपकी क्वेरीज और आपके क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, वो क्वेरी और वो क्वेश्चंस वो हम लोग सॉल्व करके आपको भेज रहे हैं और हमें ये एक अप्रिशिएशन लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चंस पूछना लगातार जारी रखना और ज़्यादा से ज़्यादा पूछते रहो। फिलहाल बच्चों आज मैं एक्सपेंडिचर मेथड्स को कैलकुलेट करने के स्टेप्स सिखाऊंगा कि हम लोग अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों कि हम लोग लेक्चर 11 में क्या पढ़ेंगे। हम लोग लेक्चर 11 में पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो अब आ जाओ बच्चों, अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो जैसा कि आपने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोगों को 4 चीज़ें जाननी सबसे पहले ज़रूरी होती है। वो 4 कहानियां जो हमें जाननी ज़रूरी होती हैं वो क्या होता है, वही हमारे स्टेप होते हैं। पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो पहला स्टेप हम लोग कैलकुलेट करते हैं आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। तो वो जो भी आपके फाइनल एक्सपेंडिचर्स में जो यूनिट्स लगे हुए हैं उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तीसरा, कैलकुलेट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम अभी तक के लेक्चर से आप लोग को पता चल चुका होगा कि डोमेस्टिक इनकम को हम लोग एनडीपीएफसी भी कहते हैं। उसके बाद जब आपको एनडीपीएफसी मिल गया यानी आपको डोमेस्टिक इनकम मिल गई, मेरे बच्चों इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि नेशनल इनकम पाने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड कर देंगे, हमको नेशनल इनकम मिल गया। तो अब इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा एनएफआईए को आइडेंटिफाई करना, एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना और उसे एनडीपीएफसी में ऐड कर देना, ठीक है। तो फिलहाल इन 4 स्टेप्स को हम लोग एक एक करके आगे और डिस्कस करेंगे और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं और उन्हें पढ़ भी रहे होंगे। आपकी क्वेरीज के लिए हम बैठे हैं, हमें आप क्वेश्चंस भेजते रहिए, हम उसका सॉल्यूशंस देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप बात करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। तो क्या कह रहा है, ऑल द इकोनॉमिक यूनिट विच आर इनकर फाइनल एक्सपेंडिचर within the domestic territory are classified under 4 groups। वो 4 ग्रुप कौन से हैं, वो 4 ग्रुप है हाउस होल्ड, जो सेक्टर की हम लोग पहले भी बात करते थे, हाउस होल्ड पहला ग्रुप, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा प्रोड्यूसिंग और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चारों से जो भी हम लोग का फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, फाइनल एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब ये फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे क्लासिफाई करोगे, तो फाइनल एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड करने के लिए अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, वो हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 एक बार प्रॉपरली फिर से देखना। इन चारों को हम लोगों ने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। अब फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये 4 हेड्स हमने समझाए थे। पहला हेड हमने समझाया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या समझाया था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई बच्चा मुझसे ये पूछेगा नहीं कि सर क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। और अगर कोई डाउट है, एक बार फिर से आप हमारा लेक्चर नंबर 10 प्रॉपरली देखो और समझो। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन सेंड करो। चलो, तो 4 हेड में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 हेड कौन से हैं बच्चे, किसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अबव मेंशन्ड इकोनॉमिक यूनिट्स आर एस्टिमेटेड एज क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 4 हेड्स। कौन से फॉलोइंग 4 हेड है,
पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है। कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, यानी हम और आप कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है, हम और आप कर रहे हैं। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको हमने बताया था बहुत से एक्सपेंडिचर करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वो हमारे एजुकेशन के लिए कह सकते हो, हमारे डिफेंस के लिए कह सकते हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कह सकते हो। वो जो खर्चे गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कहला रहा है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या कहला रहा है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दो चीजें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जहां पे कंजम्पशन की बात आ गई, जहां पे कंजम्पशन की बात आ गई तो कंजम्पशन कौन करता है, कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है। तो हाउस होल्ड ने जो भी खर्च किया इकोनॉमिक यूनिट्स में वो क्या कहलाया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका हो गया और इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। उसके बाद क्या है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है बच्चे, नेट एक्सपोर्ट हमने आपसे बोला था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है। क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है। जैसे अगर एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस करोगे, एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस करोगे, अगर एक्सपोर्ट पॉजिटिव में, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, इसका मतलब एक्सपोर्ट पॉजिटिव में आ रहा है। और अगर ये एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस कैलकुलेट होता है ये क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको फिर से समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि भाई हम लोग क्लासिफाई करेंगे फाइनल एक्सपेंडिचर को 4 हेड्स में। वो 4 हेड्स कौन से हैं, पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये चारों आपको समझ में आ गया है। और मैंने फिर से बोला कि इन चारों को डिटेल समझाने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसे डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुड, अब देखो, अभी हमने आपसे कहा कि 4 हेड में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि बेटा एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है इंपोर्ट अगर कम है, आंसर पॉजिटिव में आएगा, ऐड कर देना। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट अगर कम है इंपोर्ट अगर ज्यादा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, इतना आपको पता ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एमपी। क्या मिल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एमपी। तो ये जीडीपी एमपी कैसे आया, तो आपको बोला गया द सम टोटल ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या बोला, सम टोटल ऑफ 4 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर गिव्स जीडीपी एमपी। ठीक है, अब इन चारों फैक्टर्स को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। भाई मेरे ऐड करोगे तो क्या मिल गया, जीडीपी एमपी मिल गया। क्या मिल गया, जीडीपी एमपी मिल गया। बहुत आसान सा होता है, कुछ है नहीं बच्चे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। बहुत इजीली आप एग्जाम में इस मार्क्स को गेन कर सकते हो, लेकिन बस करना आपको इतना है क्या कि प्रॉपरली समझते चलना है और न्यूमेरिकल एंड्स सॉल्व करते चलना है। जैसा कि हम आपको असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं और आप बोलोगे कि सर मुझे नहीं मिला, तो बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी क्वेरी हमारे पास नहीं आई होगी। अगर आपकी क्वेरी हमारे पास आती तो हम आपको असाइनमेंट जरूर सेंड करते हैं। तो याद रखना, मैं हर लेक्चर में कह रहा हूं क्वेरीज सेंड करो। सिर्फ आपकी क्वेरीज ही सॉल्व नहीं होगी, उससे हमारा कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होता है। हम और भी आपको असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस और बहुत सी चीजें आपको नोट्स के तौर पे भेजते रहेंगे। फिलहाल अब सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली कहानी जो आपको समझाया मैंने कि आपने इन चारों सेक्टर्स को डिवाइड कर, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद इन चारों को ऐड कर दिया तो मिला क्या, मुझे मिला जीडीपी एमपी। क्या मिला, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो गया तो आधा खेल तो अपने आप हो गया। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। गुड, अब जीडीपी एमपी के बाद आपको निकालना है एनडीपीएफसी। देखो बच्चों,
मैं बहुत दिनों से ग्रॉस और नेट का डिफरेंस आपको समझा रहा हूं और मैं अब एक इस स्टेज में पहुंच चुका हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों को, जो हमारे लेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं बराबर, उन बच्चों को मुझे ग्रॉस और नेट का डिफरेंस अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई बच्चा मेरे साथ आज 11th लेक्चर में नहीं जुड़ रहा है, और अगर कोई बच्चा 11th लेक्चर में जुड़ रहा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो करो और देखो, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस मैं आपको समझा चुका हूं और मुझे अब लगता है कि मैं सिर्फ आपको इतना बोलूं कि बेटा जीडीपी एमपी आ गया, अब एनडीपी एफसी निकाल लो, तो मेरे बच्चे इतना इस वक्त समझ चुके हैं कि वो जान जाएंगे कि सर जीडीपी में क्या माइनस करना है कि हमको एनडीपी मिल जाएगा। तो फिलहाल अब अगर वही ग्रॉस और नेट का डिफरेंस फिर से, तो ग्रॉस नेट में क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नेट डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी। तो एनडीपीएफसी में क्या किया आपने, आपको अभी जीडीपी एमपी मिला, कैसे मिला, जस्ट प्रीवियस अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो जीडीपी एमपी मिला, जीडीपी एमपी के बाद आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपने क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दिया, क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दिया। अब आपने जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो हमको क्या मिल गया, एनडीपीएफसी मिल गया। तो हमारा थर्ड स्टेप समझ में आ गया आपको, क्या किया हमने, एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर लिया। पहले स्टेप में आपने चारों सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, आपने चारों कंजम्पशंस को आइडेंटिफाई किया, आपने चारों कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आपने क्या किया, जीडीपी एमपी कैलकुलेट किया, जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद आपने एनडीपीएफसी कैलकुलेट किया, क्या किया, एनडीपीएफसी कैलकुलेट किया। अब एनडीपीएफसी भी कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद क्या होना है बच्चे, एनडीपीएफसी कैलकुलेट होने के बाद आपको पता है कि सीधा सा अगला स्टेप बचा है सिर्फ एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना। अब एनएनपीएफसी कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जीडीपीएफसी कैलकुलेट हुआ आपसे, जीडीपीएफसी कैलकुलेट हुआ आपसे, जीडीपीएफसी में क्या करोगे, जीडीपीएफसी में क्या करोगे, जीडीपीएफसी में एनएफआईए ऐड कर दोगे, जीडीपीएफसी में एनएफआईए ऐड कर दोगे। अगर आपने जीडीपीएफसी में एनएफआईए ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एनएनपीएफसी मिल जाएगा। यानी कि जीडीपीएफसी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जो भी हमारी इनकम अब्रॉड से हो रही है, जो भी हमारी इनकम हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर से हो रही है, उसको उठाकर हम ऐड कर देंगे। उसको उठा करके ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, एनएनपीएफसी मिल गया। एनएनपीएफसी का मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम मिल गया। आपको क्या मिल गया, नेशनल इनकम मिल गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई गई होगी सारी बातें। एक बार फिर से समझते हैं बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड, पहला काम क्या करोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबसे पहले 4 कंपोनेंट्स आप कैलकुलेट कर लो। उन चारों कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, उन चारों को ऐड कर दो। यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट आपने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे आपको क्या मिला, ऐड करने पे आपको मिला जीडीपीएमपी। क्या मिला, जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी में माइनस करो डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, एनडीपीएफसी। इसमें आपने एनएफआईए ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, नेशनल इनकम। इजी सा स्टेप है, इसको आप समझ लोगे और आगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आगे के कुछ लेक्चर्स में आएंगे। अब देखो बहुत आसान है, आप बोलोगे सर इसमें रखा क्या है, जितना सारी चीज़ें थी हम समझ में आ गया। चार कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना है, उसको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद जीडीपीएमपी आ गया, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एनआईटी माइनस करना है, एनएफआईए ऐड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ इसके प्रिकॉशंस भी हैं, उन प्रिकॉशंस को भी समझना ज़रूरी है। क्या है वो प्रिकॉशन, समझो। पहली बात, various precautions to be taken while using the expenditure methods are: first, expenditure on intermediate goods will not be included. क्या बोला, expenditure on intermediate goods will not be included in national income as it is already included in value of final expenditure. If it is included again, it will lead डबल काउंटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसको भी हम लोग अभी आगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
सीबीएसई या आईएससी बोर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली डबल काउंटिंग पे क्वेश्चन पूछता है। हम लोग नेशनल इनकम का लास्ट टॉपिक डबल काउंटिंग पढ़ेंगे और उसके बाद नेशनल इनकम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपसे मैंने क्या बोला प्रिकॉशन में, पहला प्रिकॉशन मैंने बोला एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड सेपरेटली, विल नॉट बी इंक्लूडेड सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक केक बना रहे हो, मान लो आप एक केक बना रहे हो और उस केक को बनाने के बाद उसमें जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उस केक के फाइनल प्राइस में वो इंक्लूड है ना, उस केक की फाइनल प्राइस में वो इंक्लूड है। अगर वो केक की फाइनल प्राइस में इंक्लूड है तो जाहिर सी बात है उसको दो बार तो नहीं करना ना, कि एक बार आपने केक की प्राइस में भी उसको इंक्लूड किया और एक बार आप अलग से भी उसको इंक्लूड करो। तो ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। तो क्यों नहीं करना बच्चे? क्योंकि अभी हमने आपसे बोला कि वो एक बार इंक्लूड हो चुका है, किसमें? फाइनल एक्सपेंडिचर में, वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में वो एक बार इंक्लूड है, इसलिए हम उसे दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आपको पहला इग्नोर क्या करना है? आपको पहला इग्नोर करना है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, यानी अगर कोई भी खर्चा इंटरमीडिएट गुड्स पे अलग से दिया हुआ है और वहां पे वैल्यू दी हुई है फाइनल गुड्स की, तो आप उसको दोबारा से अलग से कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। चलो, और इग्नोर नहीं किया तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाएगी? यही प्रॉब्लम कहलाएगी डबल काउंटिंग। इग्नोर नहीं किया तो यही प्रॉब्लम कहलाएगी डबल काउंटिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी मैं डबल काउंटिंग पे नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। दूसरा प्रिकॉशन हर मेथड में है, क्या है कि भैया ट्रांसफर पेमेंट तो हमारी होती ही नहीं है ना। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? ट्रांसफर पेमेंट मुझे कोई सर्विस के बदले तो मिलता नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि बेटा ट्रांसफर पेमेंट होगी तो उसको धीरे से किनारे कर दो, क्योंकि हमें मतलब किससे होता है? सिर्फ फैक्टर पेमेंट से हमें मतलब होता है। हमें मतलब किससे होता है? हमें मतलब सिर्फ फैक्टर पेमेंट से होता है, ट्रांसफर पेमेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं होता। तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड एज सच, पेमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या है? ट्रांसफर पेमेंट एक ऐसा पेमेंट होता है जो हमें फ्री में मिल रहा होता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? एक ऐसा पेमेंट है जो हमें फ्री में मिलता है, बिना किसी फैक्टर सर्विस के मिलता है, बिना किसी एफर्ट के मिलता है, एज ए चैरिटी मिलती है। तो भाई चैरिटी मिल रही है तो कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, कोई उस पर हमारा एफर्ट नहीं लग रहा है, तो कोई भी ट्रांसफर पेमेंट हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या हो गया? आप क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे। ट्रांसफर पेमेंट क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर से आ जाओ, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक। चलो अब देखो बच्चों, ये भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ये भी एक बहुत, क्योंकि आपको जब भी आप नेशनल इनकम लगाते हो एक्सपेंडिचर मेथड से, तो मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि हमें कुछ क्वेश्चन में ऐसे पार्ट मिलता है, हमें हमारा बोर्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक रखेगा, कुछ ऐसे मैटर रखेगा जिसपे हमें थोड़ा सा कंफ्यूज होना है कि इसे हम इंक्लूड करें कि ना करें। तो ये आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है, क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो आप स्टेप में पढ़ चुके हो, और क्या इंक्लूड नहीं करना है वो अभी आप समझ रहे हो। तो अभी एक कहानी और भी है जिसे हम लोग को इग्नोर करना होता है, वो क्या? वो इग्नोर करना होता है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीद रहे हो, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, सच एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड व्हेन दे वर ओरिजिनली परचेज्ड, यानी पहली बार जब खर्चा हुआ, पहली बार जब खरीदा गया था जिस बंदे ने, तो वो तो एक बार पहले ही हो चुका है उसका कैलकुलेशन, तो वो दोबारा से हम लोग उसको क्या करते हैं? कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन सच गुड्स डू नॉट affect the
करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक बार अगर आपने सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा, पहली बार वो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है गुड्स में, वो क्या हो रहा है, वो फ्लो को इफेक्ट कर रहा है गुड्स और सर्विस के। लेकिन जब सेकेंड हैंड परचेज हो रहा है तो वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। हाउएवर, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कुछ बंदों का बिजनेस होता है, कुछ बंदों का बिजनेस होता है, वो क्या करता है, वो सेकेंड हैंड गुड्स को ही खरीदता या बेचता है, ठीक है। और जो वो सेकेंड हैंड गुड्स को खरीद या बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉफिट पे, अगर मेरा बिजनेस है सेकेंड हैंड गुड्स का, तो भाई मैं लॉस में तो बेचूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट का अमाउंट कंसीडर करके तभी उसको बेचूंगा। तो मैंने क्या किया, कुछ प्रॉफिट का अमाउंट कंसीडर किया, मैंने क्या किया, कुछ प्रॉफिट का अमाउंट कंसीडर किया, और वो प्रॉफिट का अमाउंट हो सकता है मेरा कमीशन हो, वो हो सकता है मेरा कमीशन हो। तो लेकिन पहली बात आपसे क्या बोला गया कि भाई आप कोई भी अगर सेकेंड हैंड गुड्स खरीद या बेच रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा, उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच गुड्स इज इंक्लूडेड एज इट इज अ पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज मिल रहा है, किसी को कमीशन मिल रहा है, किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, किसी को, वो क्या होगा, वो इंक्लूड होगा। वो क्या होगा, वो इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? इसलिए इंक्लूड होगा कि इंक्लूडेड एज इट इज पेमेंट मेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये एक प्रोडक्टिव सर्विस के लिए पेमेंट की गई है, ठीक है। तो ये भी आपको प्रिकॉशन समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट समझो, सेकेंड हैंड गुड्स को इग्नोर कर दोगे, फिर अगला क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जैसे शेयर्स हो गया, जैसे डिवेंचर हो गया, जैसे बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। तो कोई भी अगर आप फाइनेंशियल एसेट परचेज कर रहे हो तो फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करने में भी, फाइनेंशियल एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल एसेट परचेज कर रहे हो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। वो इंक्लूड क्यों नहीं होगा? सच ट्रांजैक्शंस do not contribute to current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and involve a change of title only. यानी क्या होता है यार कि परचेजिंग पावर समझ लो, आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मतलब आपने कोई गुड्स का काम नहीं किया। यहां पे अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो शेयर्स में आपके पास कुछ ऑथोरिटी ट्रांसफर की जाती है। शेयर्स में क्या हो रहा है, आपको कुछ ऑथोरिटी ट्रांसफर की जाती है। ऐसा नहीं है कि पेपर वर्क के अलावा उसमें आपको कोई और एसेट या गुड्स इन्वॉल्व है। तो आपको पता है कि अगर कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनल गुड्स नहीं माना जाता, ठीक है। तो फाइनल गुड्स नहीं माना जाता, इसलिए क्या होगा, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन फिर से वही कहानी, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होता पर कमीशन होता है उसका। सेकेंड हैंड गुड्स आपने खरीदा या बेचा, सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस पर कमीशन दिया, वो इंक्लूड होगा। तो सेम कहानी, अगर आपने फाइनेंशियल एसेट परचेज किया तो ये कंसीडर नहीं होगा, उस पर किया गया खर्चा कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन any commission or brokerage on such financial asset is included as it is productive service. लेकिन अगर इस फाइनेंशियल एसेट को खरीदने या बेचने में आपने किसी तरह का कोई ब्रोकरेज या आपने किसी तरह का कोई कमीशन दिया है तो वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। बच्चों समझ में आ गई होगी बात। आपको मैंने क्या बोला, आज आपने सीखा पहले स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल एक्सपेंडिचर। स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल एक्सपेंडिचर, जब आपने ये स्टेप सीख लिया, स्टेप सीखने के बाद आपने अगली चीज़ क्या की, आपने प्रिकॉशंस सीखा। प्रिकॉशंस में किसको किसको इंक्लूड नहीं करना ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं मान रहा हूँ कि मेरे बच्चों आप इन वीडियोज़ को, इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो और करते रहना। कोई डाउट होगी पूछना। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन
ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपने कुछ बनाया और बनाने के बाद उसको आपने अपने यहाँ लगा दिया, सेल्फ कंजम्पशन। या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ लेक्चर्स में, तो ये भी आपको पता है। जैसे मैंने क्या कहा था कि कोई घर मेरा है और वो घर मेरा होने के बाद मैंने क्या किया, अगर वो मैं कोई ऑफिस उस पर स्टार्ट करता हूँ, मैं किराया कहीं और देता, कहीं और अगर मैं स्टार्ट करता तो वो किराया मैंने सेव किया, वो किराया जो मैंने सेव किया वो इम्प्यूटेड वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, फ्री सर्विसेज from general government and private non-profit making institutions serving households will be included। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, will be included। फॉर एग्जाम्पल मान लो टाटा बस बनाती है, टाटा क्या करती है, बस बनाती है, और बस बनाने के साथ साथ वो बस को बेचती भी, और लेकिन एक बस उसने क्या किया, अपने फैक्ट्री में लगा दिया कि भाई ये वाली बस जो बनी है ये हमारे फैक्ट्री में ही रहेगी और ये क्या करेगी, हमारे स्टाफ को लाने ले जाने का काम करेगी। ये क्या करेगी, हमारे स्टाफ को लाने ले जाने का काम करेगी। ध्यान देना, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बोला, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन, आपको ध्यान देना है, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब वो है क्या, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स विल बी इंक्लूडेड, यहां पे नॉट नहीं बोल रहा हूं मैं, विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सिंस दीज आर प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये क्या है, प्रोडक्टिव सर्विस है। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चे, कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने प्रोड्यूस किया या कोई इंप्यूटेड वैल्यू है, वो सारा क्या होगा, वो सारा इसमें कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा एक्सपेंडिचर मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आने के साथ साथ आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, साथ में डाउट भेजते रहना, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मैं ये मान गया हूं कि मेरे बच्चों को काफ़ी चीज़ समझ में आ चुकी है नेशनल इनकम की। ठीक है, चलो बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे आगे बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के लिए, और वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग बात करेंगे तो हमारा फिर उसमें भी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। आप दो मेथड समझ चुके हो, इनकम मेथड समझ चुके हो, एक्सपेंडिचर मेथड समझ चुके हो, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा वैल्यू एडेड मेथड बचा हुआ है जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी क्वेरीज सेंड करते रहें। किस नंबर पे सेंड करना है पता है आपको, ये भी नंबर आपको दे दिया गया। तो बच्चों आप अपनी क्वेरीज पूछिए, जुड़िए और पसंद करिए हमारे लेक्चर्स। थैंक यू बेटा।